चलो आज हम लोग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का सेक्शन हमारा इकोनॉमी से रहेगा और इस इकोनॉमी वाले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थोड़े बहुत हो सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा बहुत देख लिया जाए। बहुत छोटा सा सेशन रहेगा इसलिए और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे कवर होंगे। चलो, पहला टॉपिक था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखो, इनसे इंस्पायर्ड होके आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में कितने टाइप से प्राइवेटाइज करा जा सकता है, क्या होता है यदि आप एक पीएसयू को सेल करते हो, कैसे सेल करते हो, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, मान लो कि एक पीएसयू है, इस पीएसयू का आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और आपके पास यदि 60% शेयर है, आपके पास मान लो इस पीएसयू का 60% शेयर है और अगर आप यहाँ पे 5% शेयर को बेच देते हो और ये 5% शेयर बेचते हो और अभी भी आपके पास 55% शेयर है और ओनरशिप आप रखे हुए हो, इसका कंट्रोल पीएसयू का आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, बस आपने शेयर को बेच दिया है, तो इस केस में क्या हुआ, इस पीएसयू में भी आप ही की चलेगी। तो ये यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, सिंपल सा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ 5% का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने पावर वगैरह को ट्रांसफ़र नहीं करा है। तो ये था सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट। अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक पीएसयू में 60% शेयर था, अब उसने क्या करा कि इसका 40% शेयर बेच दिया और यहाँ पे इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20% शेयर मान लो, और इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो ओनरशिप था उसके साथ साथ इस पीएसयू पे किसका कंट्रोल होगा, क्या होगा, जो ये पीएसयू जो एक था, मान लो ये पीएसयू पे क्या कंट्रोल होगा, कैसे कंट्रोल होगा, वो भी अपने हाथ से दे दिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी प्राइवेट प्लेयर को या किसी दूसरे भी पब्लिक सेक्टर को, सिंपल अगर मान लो जनरली प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है कि अगर उन्होंने दे दिया कि आप अपने हिसाब से इसको देखो, सब कुछ करो, ओनरशिप के साथ साथ पावर भी, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो वही डिसइन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है, सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट, यूजुअली सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्रोजेक्ट्स और अदर फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल है सेल और लिक्विडेशन। लेकिन यहाँ पे देखो आप, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ओनरशिप ही दे दिया गया। इसमें अगर मैंने ध्यान नहीं, मैंने प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट बोलते समय ओनरशिप वर्ड यूज़ करा था कि नहीं करा था, लेकिन अभी ध्यान लो, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाता है, कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो जाता है ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी, ठीक है। ये सम अदर एंटिटी में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ही होते हैं। चलो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है, मतलब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, इससे एमएसएमई का क्या कुछ रिलेशन है या नहीं है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में देख लो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई निकालती है, ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, अच्छे से देखना, बाय एनुअल रिपोर्ट, बाय एनुअल और एक बाइनियल रिपोर्ट होता है। बाय एनुअल क्या होता है आपका, एक साल में 2 बार, और बाइनियल क्या होता है, 2 साल में 1 बार, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपने देख लिया, आरबीआई निकालता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको, कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। एनपीए क्या होता है आपको पता होगा कि आपका जब या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल यदि लोन का, अगर मान लो किसी बैंक ने, सिंपल समझाते हैं, एक किसी एंटिटी को पैसा दिया, एंटिटी या पर्सन किसी को भी पैसा दिया, और 90 दिन तक अगर ये पर्सन ना तो इंटरेस्ट दे रहा है इस पैसे का, ना तो प्रिंसिपल लौटा रहा है, ठीक है, तो इसको एनपीए के लिए करार दे दिया जाएगा। 3 तरह का एनपीए का कैटेगराइजेशन होता है, जो कि मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियोस में, प्रोबेबली शायद नवंबर वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। चलो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख लो, ये क्या होता है। देखो,
ये बेसिकली रेशियो होता है बैंक का कैपिटल का, मतलब बैंक का खुद का कितना कैपिटल है इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, उसका कितना उसके पास कैपिटल है विथ रिस्पेक्ट टू इन रिलेशन टू रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी जो बैंक की है। और इसी को CRAR भी बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। चलो प्रोविजनिंग कवरेज क्या होता है? प्रोविजनिंग कवरेज होता है, मान लो कि यदि कोई भी लोन बैंक ने दिया है, अब इस लोन का हो सकता है कुछ कुछ पार्ट्स लॉसेस में चले जाए, लोन्स रिकवर ना हो पाए या बैड लोन्स बन जाए वो, तो उस केस में जो होता है बैंक को एक पार्टिकुलर अमाउंट रखते जाना होता है, एक पार्टिकुलर अमाउंट रख देती है बैंक, तो वो हुआ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की। समझ में आया कि ये परसेंटेज ऑफ फंड्स टू बी सेट असाइड बाय द बैंक्स फॉर कवरिंग द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस ड्यू टू बैड लोन्स। चलो फिनटेक क्या होता है इस डायग्राम से समझो। देखो फिनटेक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। मतलब फाइनेंस का चीज़ आपको प्रोवाइड करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, ये सब मान लो हार्डवेयर प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर क्लाउड प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ये सब। और फाइनेंस में बैंक फाइनेंस कर सकती है, पेमेंट्स, NBFC सिक्योरिटी बुकिंग, ब्रोकिंग सिक्योरिटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो गया। ये हो गया फाइनेंस वाला पार्ट, और ये तुम्हारा फाइनेंस वाला पार्ट और ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। अब दोनों को अगर आप मिला दोगे तो फिनटेक हो गया, मतलब कि फाइनेंस वाला पार्ट को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप ये करते हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखो, हाँ देखो बता रहा हूँ मैं चीज़। चलो हाँ, इसमें आपको एक दो पॉइंट्स और ध्यान रखना है कि न्यू बैंक्स क्या होता है। न्यू बैंक्स बेसिकली क्या होता है? न्यू बैंक्स बेसिकली होता है आपका ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी पेमेंट करते हो तो रेजर पे करके एक पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, जो कि आप ऑनलाइन ही उस पर पेमेंट वगैरह करते हो, प्लेटफॉर्म वगैरह है कुछ कुछ। तो जो भी चीज़ ये तुम्हारा जो कंपनीज़ होता है न्यू बैंक्स वाली, जो फिनटेक कंपनीज एक तरह से है, जो कि सोनली डिजिटली और वाया मोबाइल ऐप काम करता है। जैसे रेजोर पे हो गया, रेजोर पे एक्स हो गया, EPFI हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा कि इसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का अच्छे से यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजर बैंक्स का देख लेना क्या होता है। एज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चैलेंजर बैंक्स आर ऑल्सो लीवरेज टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन द बैंकिंग प्रोसेस। ये सब बेसिकली टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड है कि न्यू बैंक्स, चैलेंजर बैंक्स, ये सब क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है। देखो इसमें इतना ज़्यादा घुमाएगा नहीं, अगर घुमा दिया UPSC तो पता नहीं। अभी तक का अगर आप देखो तो ऐसे ऐसे टर्म्स से रिलेटेड नो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको पता होगा टर्म्स के टर्म्स क्या चीज़ से रिलेटेड है, अगर आपको ये भी पता होगा कि न्यू बैंक फिनटेक से रिलेटेड है, रेजर पे ये इसका एग्जांपल था, मोबाइल से इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपने पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये यूज़ करता है। चैलेंजर बैंक्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कुछ बैंकिंग वगैरह था। अगर कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी माइंड में ध्यान आएगा तो आप वहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। चलो देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको लग रहा हो जब तैयारी करो तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे हल्का सा चीज़ भी उसके बारे में पता होता है तो वहाँ पे क्लिक कर जाता है ऑप्शन में। चलो ये हो गया आपका। उसके बाद सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेटर्स, ये कुछ SDR से रिलेटेड था, तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना होगा तो मैगजीन से पढ़ लेना आप लोग। इससे इंस्पायर्ड होकर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे गेट हो गया, गाट्स हो गया, WTO के प्रोविजंस हो गए कुछ कुछ, ये सब पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो इसके बारे में कि द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स ऑन सर्विसेज आर गवर्न बाय गैट्स। जो गैट्स होता है इससे तुम्हारा जो सर्विसेज का जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो ट्रेड रूल्स ऑन सर्विसेज है ये यहाँ से आता है। और ये किसका आउटकम था? उरुग्वे राउंड जो हुआ था उसका कॉन्फ्रेंस था, उरुग्वे राउंड का ये था। एंड एंटरिंग इनटू फोर्स इन जनवरी, इतना ये सब चीज़ का ये था। हाँ यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला चीज़। देखो दो एक्सेप्शन है, इस दोनों एक्सेप्शन को याद रखना है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग सर्विसेज ट्रेड ऑन ऑल सर्विस विद 2 एक्सेप्शन ऑन। 2 एक्सेप्शंस हैं, इस सब को छोड़ के कोई भी ऑल सर्विसेज को ये
रूल्स गवर्न करता है। एक्सेप्शन क्या क्या है? सर्विसेज सप्लाइड इन द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, पहले तो एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गया। दूसरा, कवरेज मेजर्स अफेक्टिंग एयर ट्रैफिक राइट्स एंड सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आपने क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल बोला जा सकता है कि इन ऑल द सर्विसेज, समझ में आ रहा है कि इन ऑल द सर्विसेज, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी सर्विसेज है सब में ये लगता है। तो आपको पता होना चाहिए दो ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें नहीं लगता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता आइडिया रहेगा ना, थोड़ा सा भी अगर पढ़े होगे और ध्यान हो कि एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी में नहीं था और यहाँ पे कुछ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऐसे में कुछ में नहीं था, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। और यहाँ पे याद रखना, गेट्स जो होते हैं ना, गेट्स जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा एप्लीकेबल होता है 4 मोड्स ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज। देखो ये जो गेट सप्लाई होगा, गेट्स जो अप्लाई होगा, ये अलग अलग जगह पे अप्लाई होगा और उसके लिए 4 मोड ऑफ सर्विसेज है, 4 मोड्स ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज है, जो कि एंड स्टेबलाइजेस अ मैकेनिज्म ऑल फॉर ऑल WTO मेंबर्स टू मेक कमिटमेंट्स। ये सब चीज़ें, ये सब कुछ 4 मोड होगा, इसको आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा मोड होगा मैं बता रहा, देखो देखो यहाँ पे 4 मोड से। पहले तो गेट और गेट्स के बारे में देख लो। 2 चीज़ सुनने में आएगा तुमको कि गेट होता है और एक गेट्स होता है। गेट तुम्हारा क्या है? ट्रैफिक एंड ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स के लिए होता है गेट। गेट जो होता है आपका गुड्स के लिए होता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और गेट्स जो होता है जिसमें एस है, देखो इसमें, ये एग्रीमेंट होता है ट्रेड इन सर्विसेज, ये सर्विसेज के लिए होता है। चलो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में हमने थोड़ा पहले बात किया था कि 4 मोड ऑफ सप्लाई होता है, 4 मोड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो सकता है। कौन कौन सा है देख लो। मोड 1 में क्या हो गया? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई अगर हो रहा है तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मोड 2 में क्या होगा? कंजम्पशन एब्रॉड। मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए घूमने के लिए, या वहाँ का कोई आदमी यहाँ पे है घूमने के लिए, तो ये क्या हो रहा है? आप दूसरे जगह जाके सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, तो ये मोड 2 में आ जाएगा। उसके बाद मोड 3 क्या होगा? कॉमर्शियल प्रेजेंस। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन बैंक है जिनका यहाँ पे ब्रांच है, तो वो बेसिकली दूसरी कंट्री का यहाँ पे इंडिया में अपना ब्रांच स्थापित करके रखा हुआ है, तो ये कॉमर्शियल प्रेजेंस है ना, वहाँ की कंपनी का कॉमर्शियल प्रेजेंस इंडिया में। समझ में आया? उसी तरह से मोड 4 में क्या है? मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। मान लो यहाँ से कोई काम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाता है टेम्प्रेरी फेज के लिए। टेम्प्रेरी फेज के लिए यहाँ से कोई साइंटिस्ट गए USA में काम करने के लिए, या कोई डॉक्टर, कोई लेबर गया, कोई भी गया, तो वो मोड 4 में आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस, टेम्प्रेरी एंट्री ऑफ लेबर ऑफ वन WTO टेरिटरी टू द अदर WTO टेरिटरी। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सब अगर देखना होगा तो देख लेना कि जो SDR है यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है। देखो जो अंडरलाइन करें कम से कम वो देख लेना, पढ़ना तो पूरा चाहिए लेकिन कम से कम देख लेना। देखो यहाँ पे जो हम दे रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत कम है, वो दिख रहा है इतना बड़ा, बहुत कम है। एक बार अगर एडवाइजेबल है कि पूरा का पूरा मैगजीन पढ़ो और बहुत बार पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो इसको देख लेना कम से कम। चलो SDR सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन एंड इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स। देखोगे ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था, 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट ब्यूनोस एयर्स में। ठीक है, ये प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट वगैरह है। ठीक है, ये सब देख लेना। मेंबरशिप देख लेना कितना मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद द न्यू डिसिप्लिन, ये सब देखना होगा तो देख लेना एक बार। देखो जो हमने साइन करके दिया है उसको तो पढ़ना कंपलसरी है, वो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट देखो क्या होता है। देखो समझो, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो इंडिया है और एक कोई कंट्री, मान लो एक केमन आइलैंड है, ऐसे एक एग्जांपल दे दिए कंट्री का। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये सब हो भी सकता है ट्रूथ और गलत। इसका किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ यदि किसी भी तरह का पहचान होगा तो वो एक सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस होगा। ठीक है, चलो इंडिया में मान लो कोई कंपनी है, मान लो ABC एक कंपनी है। अब यहाँ पे ये कंपनी ने सेटअप करा कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इंडिया में हो सकता है टैक्स बहुत ज़्यादा हो, 30% टैक्स हो। तो अगर ABC कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कमाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको 30% का इंटरेस्ट देना होगा।
अब इससे बचने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कोई दूसरा कंट्री देखेगी, मान लो केमन आइलैंड या कोई भी कंट्री हो गया, और यहाँ पे आपका मान लो टैक्स रेट है 5%, मान लो यहाँ पे टैक्स रेट 5% है, तो एबीसी कंपनी क्या कर सकती है कि प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से कमाए, मतलब कि यहाँ से कमाए, लेकिन अपना सेटअप वगैरह सब कुछ कर दे इस कंट्री में, केमन आइलैंड में, और ये दिखाए कि ये इसका बेस यहाँ पे है, बेस यहाँ पे है, ठीक है, और कंपनी अपना प्रॉफिट यहाँ पे दिखाए और 5% ही टैक्स दे। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब कि बेस का इरोजन कर दिया गया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया गया, प्रॉफिट कहीं और दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नुस्खे निकाले जाते हैं, ठीक है। शायद जहाँ तक याद आ रहा है मेरे को कि कहीं और भी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में, तो यही फिक्स करा जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होगी, अलग अलग जगह पे अब ये चीज़ फिक्स हुआ जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होंगी वो अब एक टैक्स उनको फिक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 5% है, तो आप 5% में जाके अपना सब प्रॉफिट वगैरह दिखाओ और वहाँ पे 5% ही टैक्स दो। एक पार्टिकुलर कोई भी एक रेट मिनिमम टैक्स होगा कि इतना टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाके ये सब चीज़ करो। तो उसी को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, मतलब कि ग्लोबली एक मिनिमम टैक्स होगा जो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या था, ओईसी ने रिलीज़ करा है 2 पिलर मॉडल, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15% है, 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। हमने तुमको बता दिया ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, अच्छे से समझा दिया। अब एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये सब पढ़ोगे तो, ठीक है, कि क्या होता है मिनिमम टैक्स ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। हमने बता दिया है तुम्हें, थोड़ा सा पढ़ोगे तो शायद ये सब समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो, ये बेसिकली बोला गया है कि जिनका रेवेन्यू इतना से ज़्यादा होगा वो ये सब चीज़ में होगा। ये एक तरह से ऐसा ओईसीडी वाले का जो है वो रूल्स है ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, पहली बार ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में कहाँ बात करा गया था, कितना % होगा, कैसे होगा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। और ओईसीडी के बारे में आ गया तो ओईसीडी कंट्रीज़ कौन कौन हैं, इंडिया उसका पार्ट्स है कि नहीं है, ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। चलो, पीएम किसान के बारे में देख लो। ये देखो यार, ये स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत टाइम से ये स्कीम है, तो शायद आप लोग के बारे को पता होगा, नहीं तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं, कम से कम वो सब देख लेना। चलो, पीएम किसान के बारे में ध्यान रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2018 में लॉन्च हुआ। यहाँ पे देखो, सेंट्रल सेक्टर 2 टाइप का स्कीम होता है, 2 टाइप का, बहुत टाइप का स्कीम होता है। हम बता रहे सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, इस दोनों का बात करें, ये दोनों के बारे में बात करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेंट्रल सेक्टर वो होता है जब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर चलाता है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 100% फंडिंग कहाँ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसमें आपको स्टेट भी पैसा देता है और सेंटर भी पैसा है, सेंटर भी पैसा देता है और कुछ पैसा स्टेट्स भी देता है। अब ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में कितना कितना पैसा क्या क्या चीज़ में होगा, ये चीज़ डिसाइडेड होता है, अलग अलग प्रोविजंस है। तो आपने पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम से पूरी तरह से फंडिंग स्टेट करता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आपको फंडिंग सेंटर और स्टेट दोनों मिल के करते हैं। समझ में आया? चलो देखो, अब देखो ये वाला पीएम किसान जो था, जब स्टार्टिंग में चला था तो एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ फार्मर्स के लिए था, बट अब याद रखना ये सब के सब फार्मर के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है कि क्या ये एक्सटेंड होता है ऑल फार्मर्स के लिए। येस, इट इज़ एक्सटेंडेड टू ऑल फार्मर्स, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ जहाँ ये जिनके ऊपर पीएम किसान जो पीएम किसान का लाभ नहीं ले पाते, ये सब एक्सेप्शन है कि सब के सब फार्मर्स के लिए तो एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन ये सब अगर रहेंगे तो ये लोग के लिए एक्सटेंशन नहीं है, मतलब कि ये लोग को नहीं मिलेगा पीएम किसान स्कीम का फ़ायदा, ये लोग एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से हैं देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करते हैं ये सब हैं, ये सब आपको नहीं है इसके अंतर्गत। समझ में आया? चलो, और 6,000 रुपये मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, साल में 2,000 करके मिलेगा। ये सब चीज़ पता होना चाहिए। और इसमें आपको पता होना चाहिए एक और चीज़ कि ये फार्मर्स जो जिनको मिलेगा ना, ये
कि मान लो कि ये फार्मर को मिलेगा, ये फार्मर को, ऐसे ऐसे जो कौन कौन फार्मर को मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे जो हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोले थे ना, सिर्फ स्टेट्स बोले थे हम, तो वो याद रखना, यूनियन टेरिटरी का भी कुछ कुछ अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा वो लिंक कर सकते हो। चलो यहाँ पे क्या हुआ, अगर लिंक करना चाहो तो, ठीक है, बट यहाँ पे लिंक मत करो ज़्यादा, ठीक है। बस याद रखना इतना कि सेंटर सेक्टर में सेंटर पैसा देता है सिर्फ और सिर्फ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा देता है। चलो ठीक है, आपको ये जो है पीएम किसान के लिए, ठीक है, पीएम किसान के लिए आपको जो है आइडेंटिफाई कौन करेगा बेनिफिशियरीज को, कि किसको किसको क्या क्या मिलेगा, वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। चलो ठीक, और एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ से होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ऑल द सिटीजन्स को पीएम किसान का फ़ायदा मिलेगा क्या, तो नहीं, ऑल द सिटीजन्स या ऑल द रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। फार्मर्स को मिलेगा, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कि ये सबको नहीं मिलेगा, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी आपने देखना होगा, और वर्डिंग्स पकड़ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। चलो देखो, कैग ने रिपोर्ट दिया है अपना इंडियन रेलवेज के ऊपर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कैग के बारे में। कैग जो है एक तरह का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। आर्टिकल कौन सा इस्टेब्लिश, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 148 के द्वारा। ये अपॉइंटेड किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग आर चार्ज्ड अपॉन, देखो चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज अपॉन क्या होता है, वोटेड अपॉन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना कि चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या वोटेड अपॉन द कंसोलिडेटेड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। वर्ड्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आपको यहाँ पे देखना है चार्ज क्या होता है, वोटेड क्या होता है। चलो यहाँ पे देखो, कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। अगर कैग, अगर चलो समझ में आ गया होगा, कैग is fulfilling the role of auditor general only and not that of a controller। ये सब पता होना चाहिए। its main role क्या होता है, audit and check accounts relating to all union and state government departments and offices including railways, post, telecoms। it also scrutinizes the accounts of companies owned or financed by the government। ये देखो, ये जो कैग जो होता है 3 रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के पास। याद रखना, 3 रिपोर्ट सबमिट किसके पास करता है, 3 रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस के पास जाके इसको देता है। 3 रिपोर्ट कौन कौन सा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, फाइनेंस अकाउंट होगा, पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, अंडरटेकिंग्स हो गया, पता होना चाहिए। उसके बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये क्या होगा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग किया जा रहा है बेसिकली रेलवेज़ और रोडवेज़ को साथ में लेकर चलने के लिए, कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ये सब बहुत कुछ करने के लिए। उसके बाद नेशनल रेल प्लान है 2030 तक, ये सब देख लेना, इसमें क्या है विजन 20, ये सब इनकरेज करा है प्राइवेट प्लेयर को, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखना होगा। तो भारत गौरव ट्रेन स्कीम्स क्या होता है, मर्स पोर्टल क्या है, ये सब पूछा जाता है कि सिंपल एक क्वेश्चन हो सकता है जैसे मर्स पोर्टल समटाइम्स इन न्यूज़, क्या चीज़ से रिलेटेड है, किससे है, क्या होगा इसमें, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। चलो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, देखो ऐसा है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स तो बताने का बताया जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आपने क्या करना है न्यूज़ इन शॉर्ट्स के लिए कि अभी हम एक्चुअली न्यूज़ इन शॉर्ट्स को आप लोग सिंपली पढ़ लेना। न्यूज़ इन शॉर्ट्स को बहुत शॉर्ट्स में है इस बार का न्यूज़, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसा कर सकते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप पे अभी कुछ टाइम के बाद न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करके आपको भेज देंगे। न्यूज़ इन शॉर्ट्स एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत बताए थे हम भी, तब भी छोड़ो, थोड़ा बहुत हम बताए थे अंडरलाइन वगैरह। चलो इसको तुम एक बार देखना होगा तो देख लेना, CPSC के बारे में कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें एक चीज़ बताया जा रहा है कि किसको बोला जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि
एक गाइडलाइंस निकला है, गाइडलाइंस दिया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन, मर्जर, ये सब क्लोजर और सब्सिडियराइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटजिक CPSCs टू कैसे कैसे क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि ये लोग का प्राइवेटाइजेशन वगैरह सबके ऊपर। और ये किसको ये दिया गया है, पावर दिया गया है आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पेमेंट्स बैंक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि किसी किसी बैंक को जो है, पेमेंट बैंक को, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आपको शेड्यूल बैंक स्टेटस दिया गया है। तो ये सब थोड़ा बहुत डिटेल्स ज़रूरी हो सकता है। ऐसा करना, देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, अंडरलाइन हम अच्छे से कर देते हैं, चलो अंडरलाइन ही कर देंगे अच्छे से, और आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाला चीज़। और जिनने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।